एक 2 साल का बच्चा अपने घर से भागने की कोशिश करता है और उसके घर वाले उसे बांध देते हैं। उसके हाथ पैर बांध कर चारपाई से उसे बांध देते हैं और सभी घर वाले खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। एक दिन उसकी भाभी को उस पर तरस आता है और वो उसे खोल देती है। जैसे ही वो उसे खोलती है तो गांव के बाहर एक सड़क के पास वो गांव से जाता हुआ मिलता है। जब उसके घर वाले खेतों से आ रहे थे, वो अपने बच्चे को जब देखते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर कौन था ये बच्चा जो गांव से बाहर जा रहा था, जिसके घर वाले उसे बांधकर घर से जाते थे? क्या ये बच्चा मानसिक तौर पर कोई रोगी था या फिर क्या परेशानी थी, या ये इनका बच्चा नहीं था? ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ, ये नवाबगंज की है, जो कि जिला बरेली में पड़ता है। यहाँ पर क्योलड़िया क्योलड़िया नाम का एक गांव है, जहां पर इंद्रपाल शर्मा नाम का एक बच्चा पैदा होता है, जिस बच्चे को अपना पिछला जन्म याद होता है और वो उसी चीज की खोज में घर से भागना चाहता है। वो जब बच्चा बोलना चलना शुरू करता है तो वो अपनी पत्नी को बहुत याद करता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा छोटा सा बच्चा है 3 साल का, वो मेरा इंतजार कर रही है, वो दरवाजे पे खड़ी है, गुलाबी उसने साड़ी पहनी हुई है और वो मुझे याद कर रही है। वो मेरी याद में रो रही होगी और मेरे पिता का ख्याल कौन रखेगा? ये सारी बातें वो बहुत परेशान होता है और इन सारी बातों को रो रो कर अपने परिवार को बताता है। माता पिता जब उसकी ये बात सुनते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो हमारा बच्चा भाग जाए और हमारे पास कुछ नहीं रहे। दरअसल उस परिवार में 4 बहनें थी, 4 भाई थे और काफ़ी बड़ा परिवार था। माता पिता थे, दादा दादी थे, बहुत बड़ा परिवार था और वो सबसे छोटा बेटा था इस परिवार का। उससे बड़ी 4 बहनें थी और उससे बड़े 3 भाई थे, जिनमें से 2 भाई की शादी हो चुकी थी। घर में भाभियाँ थी और भाभियों के भी बच्चे थे। उन बच्चों के बराबर वो बच्चा था, थोड़ा बड़ा था उनसे, और सब बातों को इस तरीके से कहता है कि सबकी आंखों में आंसू आ जाया करते। जब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलती है तो गांव वाले उसे, वहीं पर एक बैठक थी, गांव में बंगले हुआ करते हैं, चौपाल हुआ करती हैं, जहां पर बुजुर्ग बैठते हैं, ताश खेलते हैं और बहुत सारी गोटी का खेल जो होता है वो खेलते हैं। बहुत सारे खेल होते हैं वो खेलते हैं और गांव के बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं, न्यूज़ पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे को अपनी भावनाओं को बताते हैं। वहीं पर इस बच्चे को बिठाया जाता है और गांव के काफ़ी बुजुर्ग लोग वहां पर बैठे हुए थे। जैसे ही इस बच्चे से पूछा जाता है, बेटा तुम घर से क्यों भागना चाहते हो? क्योंकि लगातार 4 साल का वो हो चुका था और 4 साल की उम्र तक उसका इतना ख्याल उसके परिवार को रखना पड़ रहा था। सारा परिवार मेहनत किया करता, खेतों पर जाया करता तो उसको बांध कर जाया करते, क्योंकि ना तो उसे साथ रख सकते थे, ना ही अकेला ऐसे घर में छोड़ सकते थे। इसीलिए उसके हाथ पैर बांध कर, उसके हाथ पैर को बांध कर, चारपाई से बांध कर वो खेतों पर चले जाया करते। घर में एक आध महिला रहा करती जो घर के सारे काम काज देखा करती, बाकी सभी खेतों पर जाया करते। और इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान थे कि कहीं ये भाग ना जाए। तो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे सभी बैठते हैं, उस परिवार के भी कुछ लोग बैठते हैं और अब उस बच्चे से पूछना शुरू करते हैं। वो बच्चा, जिसका नाम इंद्रपाल शर्मा था, वो कहता है कि क्या आपको पता है, मेरा घर बहुत अच्छा है। मेरे घर में जो बड़ा सा दरवाज़ा है, मेरे घर के पास एक ऐसी ही बैठक है जहाँ पर पीपल का पेड़ है। वहाँ पर सभी लोग बैठते हैं और सभी लोग चर्चा करते हैं। और उससे थोड़ी आगे एक बहुत बड़ा तालाब है और हमारे अपने खेत हैं। मैं पाल जाति का हूँ, यानी कि गडरिया जाति का हूँ, और हमारे भेड़ बकरी हम नहीं चराते, लेकिन हमारे घर में बैल हैं, हमारे पास ज़मीन है। मेरा एक छोटा भाई है और मैं बड़ा भाई हूँ और मेरा पिता है और मेरी पत्नी है और मेरा छोटा सा बच्चा है। मुझे उनके पास जाना है। तभी वो कहते हैं कि अगर तुम्हें उनके पास जाना है तो तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम हमें ये बात बता सकते हो कि तुम यहाँ कहाँ पर कैसे आए? तो वो पूछता है और वो बताते हैं। वो कहता है कि मुझे
जब मैं अपने घर में रहता था तो एक दिन मेरी और मेरे भाई की लड़ाई हो गई थी। उस लड़ाई के बाद घर में हम थोड़ी देर चुप होते हैं, फिर मैं खेतों की तरफ जा रहा होता हूँ। मेरी पत्नी कहती है कि आज आप खेतों पर मत जाओ, वैसे ही सुबह-सुबह लड़ाई हुई है, न जाने कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरा जी घबरा रहा है। लेकिन वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है और वो अपनी गाड़ी में 2 बैल जोड़ देता है और उसमें बुग्गी बोलते हैं जो बैल के पीछे जुड़ी हुई होती है, उसमें वो खुद बैठता है और उसका पिता एक हुक्का, भरा हुआ हुक्का गुड़गुड़ाता हुआ उसी बुग्गी में पीछे की तरफ मुँह करके बैठ जाता है और वो बाप-बेटा चलने लगते हैं और वो अपनी पत्नी को तसल्ली दिखाता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। वो पत्नी भी घर के काम-काज में लग जाती है और वो अपने पिता को लेकर अब वहाँ से चल देता है। वो जाता है, खेतों के पास पहुँचता है तो खेतों के पास जाते-जाते एक बड़ा-सा गड्ढा था, वो बैठा हुआ था, गाड़ी को चला रहा था। जैसे उस गड्ढे में गाड़ी का यानी बुग्गी का टायर गिरता है, तो वो टायर के साथ-साथ वो भी गिर जाता है और बैल उसको चला रहे थे, बैल उसको खींच ले जाते हैं। उसका पिता उस बैलगाड़ी में बैठा हुआ था और वो नीचे गिरता है और जो गाड़ी का पहिया है, वो उसके शरीर से उतर जाता है, यानी कि वो उसके नीचे टायर के नीचे आ जाता है और अब वो पीछे की तरफ रह जाता है, गाड़ी आगे निकल जाती है। पिता जब अपने बेटे को ज़मीन पर पड़ा देखता है, उसके मुँह से खून निकल रहे थे, उसके अंदर से कोई ऐसी नस फट जाती है, जो उसके मुँह से तुरंत खून आ जाता है। वो उतरता है, अपने हुक्के को साइड में गेरता है, अपने बेटे को उसी बैलगाड़ी में कोशिश करके लिटाता है और उस बैलगाड़ी को खेतों पर ना ले जाकर वापस लेकर आता है। वापस लेकर आकर बैलगाड़ी को रोकता है और वहाँ पर जो वहाँ के डॉक्टर थे सरकारी अस्पताल के, उन्हें दिखाता है। लेकिन डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं और उस पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी। वो अपने बेटे को लेकर आ रहा था तो रास्ते में ही उसका बेटा, जो उसके बेटे की आत्मा थी, वो साथ-साथ थी। वो बार-बार अपने पिता से बात करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि पिताजी, मैं यही हूँ, आप क्यों रो रहे हो? मैं कहीं नहीं गया हूँ। लेकिन उस पिताजी को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं देती है। वो इस समय को महसूस नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है, पहचान नहीं कर पा रहा था। वो साथ-साथ था और अब उसका पिताजी उसके शरीर को घर लेकर आता है तो उसकी पत्नी अपने उस बच्चे को गोद में लेकर आती है। उसने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी। वो अपने पति के लिए बहुत रोती है। गाँव के काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, उसका वो भाई जिससे लड़ाई हुई थी, वो भी आता है, वो भी बहुत रोता है। पूरा परिवार बहुत दुःख मनाता है, लेकिन क्या कर सकते थे, उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। पूरा गाँव इकट्ठा होता है और उसके जो रिश्तेदार होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और अब उसकी अंतिम विदाई करते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद वो जो व्यक्ति जो गाड़ी के नीचे आकर मरा था, यानी कि जो इंद्रपाल शर्मा है, अब वो आसमान में उड़ने लगता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक तालाब होता है। उस तालाब के पास एक पेड़ है और एक बुजुर्ग व्यक्ति एक भाले को लेकर उसके पीछे भाग रहा है और कह रहा है, तुम नीचे जाओ, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें नीचे जाना होगा। लेकिन वो बार बार उससे छुप जाता है क्योंकि उसे डर था कि मुझे मार ना दें और वो अपने उस भाले को बार बार उसमें मारने की कोशिश करता है। वो बार बार कभी रेत के टीले के पीछे तो कभी पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन अंत में वो जो बाबा हैं वो उसे वो भाला मारते हैं। उस भाले का निशान आज भी वो बच्चा दिखाता है। वो कहता है कि उस बाबा ने भाला मुझे मारा था और उसी से मैं ज़मीन पर दोबारा आया हूँ, तुम्हारे घर में मैंने जन्म लिया है। गाँव वाले जब इस बात को सुनते हैं तो उनको वाक़ई में बहुत हैरानी होती है क्योंकि एक 4 साल का बच्चा मनगढ़ंत बातें नहीं कह सकता और वो जब ऐसे बातें करता है और अपने उस निशान को दिखाता है, तो वो सब हैरान हो जाते हैं। अब उनका जो शक था वो और भी यकीन में बदल चुका था। अब उन्हें ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो हमारा बच्चा वहाँ पर चला जाए और वहीं का होकर रह जाए। अब वो उसे जब भी वो अपने पिछले जन्म की बात किया करता, तो उसे मारा करते, उसे पीटा करते और कहते कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। धीरे-धीरे वो बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो वो अपना एक दोस्त बनाता है जो जो पाली गाँव था, वहाँ से थोड़ी आगे रहता था। वो कहता है कि मैं तुम्हें पाली नंगला ले चलूँगा और वो उसका दोस्त बन जाता है जब वो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन वो दोस्त भी उसका दोस्ती छोड़ देता है। वो अपने काम में बिज़ी हो जाता है क्योंकि ये
जो इंद्रपाल शर्मा है वो एक कारपेंटर भी है और वो एक हार्डवेयर का भी काम करता है। वो बहुत अच्छे से अपने गांव में रहता है, अच्छे से कमाता है, लेकिन आज तक भी वो पाली नंगला, बदायूं के पाली नंगला नहीं गया है। जहाँ पर पाली जो समाज के लोग थे वो रहा करते थे, वहाँ पर वो आज तक नहीं पहुँचा है। लेकिन वो बताता है जो हमारे घर का दरवाज़ा था वो बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था। अंदर से हमारा घर भी बहुत सुंदर था। मेरी पत्नी गुलाबी साड़ी पहने मेरा इंतज़ार कर रही होगी और मेरा 3 साल का बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा मुझे पापा कहकर पुकारेगा, मुझे इस दिन का इंतज़ार है। इस सब के लिए मुझे जाना है, मेरा पिता भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन वो बातें उसकी रह ही जाती हैं, वो उन्हें पूरा नहीं कर पाता है। आज तो उसकी उम्र करीबन 44 साल है और वो अपने काम में मगन है, लेकिन उसे अपना पुराना जन्म आज भी याद है। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। पुनर्जन्म की जो कहानियाँ होती हैं इसमें कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, लेकिन वाक़ई में ये कहानी सच्ची होती हैं। हर व्यक्ति का, हर पशु का, हर पक्षी का पुनर्जन्म होता है। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि किसी को याद रहता है और किसी को नहीं रहता। जो भगवान की रिसाइकल है उसके हिसाब से किसी को भी पुनर्जन्म याद नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को पुनर्जन्म याद रहता है, वो स्पेशल किसी न किसी मौके, किसी न किसी वजह से उसे पिछला जन्म याद रहता है। जैसे कि यहाँ पर इंद्रपाल शर्मा को याद रहा, उसे अपनी पत्नी में बहुत ज़्यादा मोह था, उस पत्नी के लिए उसका पुनर्जन्म हुआ, लेकिन इस जन्म में भी वो अपनी पत्नी को मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो अब कहता है कि शायद अब मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही होगी, वो इस दुनिया से जा चुकी होगी, इसीलिए मैं वहाँ पर अब जाता भी नहीं हूँ। अब मैं वो सब कुछ भूलना चाहता हूँ। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। बहुत ही गहरा संदेश हमें देकर जाती है कि हमें पुनर्जन्म ज़रूर मिलता है, तो इसीलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्मों के हिसाब से ही हमारे जीवन की हर चीज़ हमें मिलती है। अपने कर्मों पर ख़ासा ख़्याल रखें, बहुत अच्छे से ज़िंदगी को जिएँ, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। और जो लोग प्यारे-प्यारे कमेंट भेजते हैं, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमें देते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।